तो बेटा मैं प्रॉपर्टीज आयनिक कंपाउंड की करा रहा था और आयनिक कंपाउंड में सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड चल रहा था। और मैंने क्या लिखाया था कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, है ना। आयनिक कंपाउंड दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर, है ना। साथ साथ लिखते जाना, जैसे वाटर, ठीक है। और ये आपको बताया था कि सॉल्युबिलिटी दो एनर्जी पे डिपेंड करती है। लिखो जरा, solubility depend on two types of energy, two types of energy, दो तरह की एनर्जी पे डिपेंड करती है। बिल्कुल सही है, हाइड्रेशन और लैटिस एनर्जी, है ना। हाइड्रेशन एंड लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी। तो इन दोनों एनर्जी पे डिपेंड करती है, हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए और लैटिस एनर्जी कम होनी चाहिए। मैंने लैटिस की भी आपको डेफिनेशन बताई है, हाइड्रेशन भी आपको समझाया था डिटेल में, ठीक है। अच्छा, जो हाइड्रेशन एनर्जी है, हाइड्रेशन एनर्जी ये होती है जेड स्क्वायर अपॉन आर प्लस या आर माइनस, है ना। जेड या प्लस लिखोगे प्लस स्क्वायर, या जेड माइनस स्क्वायर अपॉन आर माइनस, मतलब रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैटायन हो चाहे एनायन हो, रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाइड्रेशन एनर्जी नोट कर लो, जेड स्क्वायर अपॉन 2 होता है, वैसे 2 ना लिखा हो, प्रोपोर्शनल लिख रखा है हमने, 2 आर प्लस या 2 आर माइनस आयन, ठीक है, ध्यान रखो। और जो लैटिस एनर्जी होती है, लिखो ये लैटिस एनर्जी होती है इज इक्वल्स टू जेड प्लस इंटू जेड माइनस अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आपने पढ़ा हुआ है पहले, आर प्लस प्लस आर माइनस, है ना, डिस्टेंस बिटवीन द कैटायन एंड एनायन। ये लैटिस एनर्जी नोट कर लो एक बार। देखो हाइड्रेशन एनर्जी क्या है बेटा, जेड प्लस कैटायन का चार्ज उसका स्क्वायर अपॉन 2 आर प्लस रेडियस ऑफ कैटायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऐसे ही एनायन के केस में भी जेड माइनस का स्क्वायर अपॉन 2 आर माइनस एन। लैटिस एनर्जी कैटायन एनायन, है ना, दोनों का चार्ज का मल्टीप्लीकेशन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस आर माइनस, डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन। अब आप देखो, जब साइज छोटा होगा तो लैटिस एनर्जी भी ज्यादा होगी और हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। लैटिस एनर्जी भी ज्यादा होगी, हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो आप लिखो बेटा, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी दोनों ही डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती हैं। लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी दोनों डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती हैं। बेटा प्रूफ की जरूरत नहीं है इसकी, याद करना पड़ेगा, नो नीड। जब जरूरत नहीं है तो कोई मतलब नहीं, कोई न्यूमेरिकल इसमें नहीं आना आपका, ठीक है। बस ट्रेंड के लिए मैंने बताया है, तो इन फॉर्मूले की प्रूफ की जरूरत नहीं है। लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी दोनों डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती हैं, है ना। जैसे भाई हम लिथियम एल प्लस, Na प्लस, के प्लस, आरबी प्लस और सी एस प्लस, या हम सेकेंड ग्रुप की बात करते हैं B+2, है ना। तो डाउन द ग्रुप साइज क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है। जब साइज बढ़ेगा तो रेडियस क्या होगी, बढ़ रही है। तो लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी दोनों ही डिक्रीज होती हैं डाउन द ग्रुप, ठीक है। लैटिस एनर्जी भी डिक्रीज होगी और हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज होगी, है ना। नोट कर लो साथ साथ, लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी बोथ डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। इसको हम बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे इस चैप्टर को, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। साथ साथ आपको ट्रेंड भी लर्न करने होंगे। 4 पाई के बाद बेटा एप्सिलॉन नॉट लिखा है, इसको परमिटिविटी बोलते हैं, परमिटिविटी, है ना। फिजिक्स में क्लास 12th में पहला चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसका डेरिवेशन भी पढ़ोगे आप, है ना। फोर्स से ही हमने एनर्जी लिया है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं इसको, ठीक है। एक्सेप्शन तो बहुत मिलेंगे इसमें। लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज डाउन द ग्रुप तो होंगी, है ना, लेकिन रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ लैटिस एनर्जी इज मोर
लिख लो, बट रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ लैटिस एनर्जी इज मोर देन हाइड्रेशन एनर्जी। दोनों ही डिक्रीज होते हैं, पर डिक्रीमेंट, रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा होता है। लैटिस एनर्जी का फॉर्मूला बेटा रेडियस ऑफ कैटायन का स्क्वायर अपॉन 2, सॉरी चार्ज ऑफ कैटायन का स्क्वायर, जेड है, जेड मतलब चार्ज, चार्ज ऑफ कैटायन का स्क्वायर अपॉन 2r प्लस, और ये जेड माइनस का स्क्वायर अपॉन 2r माइनस। ठीक है, ये लैटिस एनर्जी का हो गया। बस आप ये देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, चाहे कैटायन की रेडियस हो चाहे एनायन की रेडियस हो, है ना, नोट कर लिया। अब मैंने क्या लिखा है, बट रेट ऑफ डिक्रीमेंट, है ना, ध्यान रखना है आपको, रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ लैटिस एनर्जी इज मोर देन हाइड्रेशन एनर्जी। लैटिस एनर्जी का रेट ऑफ डिक्रीमेंट हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा होगा, इसलिए जनरली कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। लिखो, जनरली सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं, increases down the group. Solubility of ionic compound generally increases down the group. ठीक है, solubility डाउन द ग्रुप ज्यादातर कंपाउंड की इंक्रीज होगी। लैटिस एनर्जी भी डिक्रीज होती है, हाइड्रेशन भी डिक्रीज होती है, समझाता हूं अभी। लेकिन देखो नीचे जाते हुए लैटिस ज्यादा डिक्रीज हो गई। अगर आप नीचे देखोगे ग्रुप में तो हाइड्रेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड लैटिस से ज्यादा आएगा। सॉल्युबिलिटी के लिए हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए, है ना। अब जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो लैटिस एनर्जी भी डिक्रीज होती है, हाइड्रेशन भी डिक्रीज होती है, पर लैटिस का डिक्रीमेंट होने का रेट ज्यादा होता है। तो जो नीचे वाले कंपाउंड होंगे डाउन द ग्रुप, हाइड्रेशन का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा लैटिस से। क्लियर है, हाइड्रेशन का मैग्नीट्यूड लैटिस से ज्यादा होगा। बोलो, ठीक है, नोट कर लिया, समझ में आ गया। जैसे एग्जांपल LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ये सबसे ज्यादा। देखो डाउन द ग्रुप लैटिस भी डिक्रीज होती है, हाइड्रेशन भी डिक्रीज होती है, बट नीचे वाले कंपाउंड की CSOH की हाइड्रेशन लैटिस से ज्यादा हो गई। दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं, बट रेट ऑफ डिक्रीमेंट लैटिस एनर्जी का ज्यादा होता है हाइड्रेशन से। तो ये जो हाइड्रोक्साइड है, तो जितने भी हाइड्रोक्साइड होते हैं, हाइड्रोक्साइड चाहे सेकंड ग्रुप का हो, BeOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, SrOH का होल ट्वाइस, BaOH का होल ट्वाइस, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, बाद में ट्रिक भी बताऊंगा, नोट कर लो सारा। Rb2CO3, CH2CO3, ठीक है, डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी इनकी इंक्रीज होती है। Na2 ना, Li2CO3, Na2CO3, या Li2SO4, Na2SO4, K2SO4, Rb2SO4, CH2SO4, इनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होगी, इंक्रीज होगी। ट्रेंड ध्यान रखने हैं ना, लिख लिया। देखो आगे,
देखो आयनिक कैरेक्टर भी क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, ये तो हमने पढ़ाई है। आयनिक कैरेक्टर के लिए क्या देखते हैं हम, लार्ज साइज ऑफ कैटायन एंड स्मॉल साइज ऑफ एनायन, ये देखते हैं। हाँ, सबकी सॉल्युबिलिटी जितने मैंने लिखे हैं ना, सबकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है, सबकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है, ठीक है। पर भाई केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन भी है। अब जैसे देखो कुछ एनायन होते हैं बेटा, जैसे ये CO3 2 माइनस, SO4 2 माइनस, H2O 3 2 माइनस लिखो। ये लार्ज साइज एनायन है, लार्ज साइज, इनका एनायन का साइज बहुत बड़ा है। जैसे CrO4 2 माइनस, ClO4 2 माइनस एन लिखते जाओ, Br माइनस, I माइनस, है ना, इनका साइज काफी बड़ा है, Br माइनस I माइनस। तो देखो एल्कलाइन, NO3 माइनस भी लो इसमें, NO3 माइनस। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल के कंपैरिजन में, एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल जैसे B+2 Mg+2 Ca+2 Sr+2 और Ba+2, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप इसका साइज तो बढ़ रहा है। ये जो एनायन है ये बड़े हैं, लार्ज साइज एनायन है, ध्यान रखना। तो एक चीज ध्यान रखोगे, ट्रिक क्या है इनमें, कैटायन और एनायन के साइज में जितना डिफरेंस ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। कैटायन और एनायन के साइज में डिफरेंस जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। एनायन का ये सारे मैंने लार्ज साइज एनायन लिखे हैं, लिख लो। कैटायन, ये कैटायन है और ये एनायन है। कैटायन और एनायन में साइज जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। साइज कंपेरेबल होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, अगर साइज सिमिलर है तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। लिखो एक बार फिर क्वेश्चन कराता हूं, सॉल्युबिलिटी कम होगी साइज में डिफरेंस जितना ज्यादा होगा। अब देखो ये जो है बेटा ये बड़े एनायन है, ये लार्ज साइज एनायन है, ठीक है। तो लार्ज साइज एनायन जहां भी आपको मिलेंगे तो फिर आपको देखना है कैटायन का साइज जितना छोटा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। नोट कर लो इसको, जब भी लार्ज साइज एनायन होंगे तो हम डिसाइड करेंगे अब छोटे कैटायन से, ठीक है। डिफरेंस जितना ज्यादा होगा एनायन और कैटायन में सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। ये लार्ज साइज एनायन है, दोबारा देख लो एक बार, कार्बोनेट, सल्फेट, थायोसल्फेट, ये बोलते हैं क्रोमेट CrO4 2 माइनस, ये क्लोरेट, ब्रोमाइड, आयोडाइड और नाइट्रेट। इनके केसेस में हमें क्या देखना है, ठीक है। रीजन बताता हूं, पहले ही ध्यान रखो, ठीक है। पहले ट्रिक याद रखो फिर इसका रीजन बताऊंगा, है ना। पहले ट्रिक याद रखो फिर रीजन भी बताऊंगा, ठीक है। जब भी एनायन बहुत बड़ा होगा तो सॉल्युबिलिटी छोटे कैटायन से देखनी है, छोटा कैटायन होगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। साइज में डिफरेंस जितना ज्यादा होगा इन केस में, जब भी एनायन होंगे तो सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। अब देखो जैसे एग्जांपल BeCO3 MgCO3, बार बार लिखना ताकि याद होंगे, CaCO3 SrCO3 BaCO3। अब देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, B+2 सबसे छोटा है, अभी एनायन बहुत बड़े हैं भाई। कार्बोनेट काफी बड़ा है ना, कार्बोनेट बहुत बड़ा है ना, ये B+2 हो गया। कार्बोनेट काफी बड़ा है, ये Mg+2 हो गया, है ना, थोड़ा बढ़ गया। कार्बोनेट का साइज काफी बड़ा है इनके, इसके कंपैरिजन में, तो Ca+2 थोड़ा बड़ा हो गया। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डाउन इसमें डिक्रीज होगी साइज का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा। अब रीजन क्या है ना, समझ में आए तो ठीक है, नोट कर लेना। रीजन क्या है कि जब भी एनायन या कैटायन बहुत बड़ा होगा, हम एनायन की बात कर रहे हैं, जब भी एनायन बहुत बड़ा होगा, एनायन काफी बड़ा हो गया, तो लैटिस एनर्जी ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है डाउन द ग्रुप।
लैटिस एनर्जी ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है, कैटायन के साइज को नेग्लेक्ट कर देते हैं। दोबारा सुनो, जब भी एनायन बहुत बड़ा होता है तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाती है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। भाई लैटिस एनर्जी क्या लिखी थी हमने, देखो लैटिस एनर्जी क्या लिखी थी, R प्लस प्लस R माइनस, है ना, डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन। अगर R बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, तो कैटायन का साइज उसके कंपैरिजन में हम नेग्लेक्ट कर देंगे। अब डाउन द ग्रुप साइज क्या होगा, R प्लस तो क्या हो गया, एनायन के कंपैरिजन में बहुत छोटा, नेग्लेक्ट कर देंगे, तो लैटिस एनर्जी क्या होगी, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी और हाइड्रेशन एनर्जी कम होती जाएगी। लिख लो मेरे साथ साथ, देखो बेटा, जब भी एनायन बहुत बड़ा होगा, ठीक है, एनायन बहुत बड़ा हो गया, रेडियस एनायन की बहुत बड़ी हो गई, उसके कंपैरिजन में कैटायन बहुत छोटा, तो कैटायन की रेडियस को नेग्लेक्ट करेंगे, तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी भाई, R माइनस, इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, एनायन तो सेम है, इस पे डिपेंड नहीं करनी, तो लैटिस एनर्जी बिकम ऑलमोस्ट कांस्टेंट। इसको लिखो, जब भी कैटायन या एनायन बहुत बड़ा होगा, नोट करो, तो डाउन द ग्रुप लैटिस एनर्जी ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगी, है ना, लिख लिया भाई, लैटिस एनर्जी ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगी और हाइड्रेशन एनर्जी कम होती जा रही है, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी भी डाउन द ग्रुप कम होगी। लिख लो अपने वर्ड्स में। गरिमा कह रही है समझ में नहीं आया बेटा, जब भी एनायन बहुत बड़ा होगा, कार्बोनेट, सल्फेट, क्रोमेट, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, ये बड़े एनायन होते हैं, ठीक है, तो डाउन द ग्रुप लैटिस एनर्जी ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगी और हाइड्रेशन एनर्जी तो कम होगी, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, रेडियस ऑफ कैटायन पर। एनायन एनायन तो खैर सेम ही है, तो कैटायन का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, लैटिस एनर्जी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी। क्लियर है भाई, नोट किया, ऐसे सारे एग्जाम्पल लिख लो, BeSO4, MgSO4, CaSO4, SrSO4, BaSO4, सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज। लगभग ये दोनों इनसॉल्युबल है ना, नीचे वाले क्या हो जाएंगे, लगभग इनसॉल्युबल, इनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा। ऐसे ही BeS2O3, MgS2O3 लिखते जाओ, CaS2O3, SrS2O3, BaS2O3, ठीक है। ग्रुप वन इसलिए लिख रहे हैं, ग्रुप वन के कैटायन जो होते हैं ना वो बड़े होते हैं, सेकेंड ग्रुप के कैटायन छोटे होते हैं, स्मॉल साइज होता है। ऐसे ही BeCrO4, MgCrO4, CaCrO4, SrCrO4, BaCrO4। क्लोरेट सेकेंड ग्रुप के अनस्टेबल होते हैं जनरली, हाँ, सेकेंड ग्रुप में ही ये, सेकेंड ग्रुप के कैटायन बहुत छोटे होते हैं, इनके कंपैरिजन में एनायन काफी बड़े हो गए, तो ये जो ट्रिक लगेगी सेकेंड ग्रुप में ही लगेगी। हाँ, एक्सेप्शन तो रहेंगे ही, फर्स्ट ग्रुप में नाइट्रेट LiNO3, NaNO3, KNO3, RbNO3, CsNO3, नाइट्रेट में फर्स्ट ग्रुप में भी एप्लीकेबल होगा नाइट्रेट। ऐसी आयोडाइड LiI, NaI, KI, RbI, इसे छोड़ो अनस्टेबल होगा, तो NaI, KI, RbI, CSI, इसकी भी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, आई का साइज बहुत बड़ा है। ऐसे ही Cl वाले में भी लगती है इसमें, LiCl, सॉरी, लिख लिया, नोट करो। ऐसे ही ये वाला भी LiClO4, NaClO4,
के ClO4 Rb ClO4 CS ClO4 नोट करो। देखो सारे एक ही इसमें रूल में आ गए। इनके कंपैरिजन में एनायन क्या है, बहुत बड़ा है। देखो मैंने सल्फेट और कार्बोनेट ग्रुप फर्स्ट में नहीं लिया है, सल्फोनेट और कार्बोनेट, ठीक है, वो तो जनरल जो पहले लिखवाया था उसी में आएगा। ग्रुप सेकंड में तो लग ही रहा है, ग्रुप फर्स्ट के नाइट्रेट के साथ, आयोडाइड के साथ, क्लोरेट के साथ लगता है, लिख लो। नाइट्रेट के साथ, आयोडाइड के साथ और क्लोरेट के साथ ये ट्रिक लगती है। एनायन बहुत बड़ा इसके अंदर है, डाउन द ग्रुप सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगी, इनमें इन सबके साथ सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगी। अब दो केस हैं यार, वो याद करो, ठीक है, अलग से डिब्बे में लिख लेना। देखो ट्रिक इन सब में लग गई, दो केस में याद करना। एक तो फ्लोराइड, ठीक है, नोट करो BeF2, इसका ज्यादा BeF2, फिर BaF2, BeF2, BaF2, ठीक है, इसके बाद फिर SrF2, SrF2, बेरिलियम फ्लोराइड का ज्यादा, उसके बाद फिर आएगा आपका BaF2 का, फिर SrF2 का, फिर CaF2 का, CaF2 का, फिर MgF2, ठीक है, इसका रट्टा मानना है तुम्हें फ्लोराइड का। BeF2 का ज्यादा, देखो कोई एक रेगुलर ट्रेंड नहीं, BeF2 के बाद क्या आ गया, BaF2 आ गया, BaF2 के बाद BaF2 आ गया। जैसे बाकी सब में क्या था, एक ट्रेंड था, तो वो हमें इजीली ट्रिक से समझ में आ गया था, है ना। क्लोरेट तो बेटे सेकंड ग्रुप के अनस्टेबल होते हैं, स्टेबल ही नहीं रहते, तो सॉलिबिलिटी का मतलब नहीं है। क्लोरेट इतना बड़ा है कि वो सेकंड ग्रुप के साथ कंपाउंड बना ही नहीं पाता, सेकंड ग्रुप के साथ अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। लास्ट वाला ऐसा क्यों बेटा, इसको याद कर, ठीक है, पोलराइजेशन के बाद इसको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। एक आधा तो रट्टा मार सकते हो ट्रिक से अलग। फर्स्ट ग्रुप में क्लोरेट, हाँ फर्स्ट ग्रुप का जो क्लोरेट है, देखो क्लोरेट का साइज बहुत बड़ा है, तो ट्रिक वही लगेगी जो बेरिलियम के, है ना, जो सबके साथ लगी थी वही ट्रिक लगेगी इसके अंदर, क्लोरेट के साथ, आयोडाइड के साथ, नाइट्रेट के साथ। चलो एक और दो तुम्हें थोड़ा याद करने, इसका रीजन पोलराइजेशन में बताऊंगा, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो तुम्हें याद ही करना पड़ेगा। LiCl, CSCl, RbCl, LiCl, CSCl, RbCl, NaCl और KCl। देखो इसमें कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है, बस इन दोनों को थोड़ा याद कर लो अलग से, बाकी में ट्रिक है। अब दोबारा सुनो, देखो हाइड्रोक्साइड हो, चाहे वो ग्रुप फर्स्ट के हो सेकंड हो, डाउन द ग्रुप सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। हाइड्रोक्साइड में LiOH, NaOH, KOH या BuH का होल ट्वाइस, है ना, MgOH का होल ट्वाइस, उनकी सॉलिबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ेगी। लेकिन जो बड़े वाले एनायन थे, ये सारे एनायन ग्रुप सेकंड के साथ इनकी सॉलिबिलिटी क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। इनके साथ एल्कली मेटल के नाइट्रेट, एल्कली मेटल के आयोडाइड, एल्कली मेटल के क्लोरेट, इनकी सॉलिबिलिटी भी डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये दोनों एक्सेप्शन हो गए, अलग से लिख लो इसको, ठीक है। पोलराइजेशन एक टॉपिक आएगा, उसमें समझाने की कोशिश करूंगा, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो याद कर सकते हो इतना, ठीक है। चलो अब देखो, कुछ होते हैं बेटा हैवी मेटल, ध्यान रखना, कुछ होते हैं हैवी मेटल। जैसे हैवी मेटल केस में लिखो जरा, हैवी मेटल के केस में, है ना, इसको भी लिख लेते हैं साथ साथ, दोबारा तो आएगी। जैसे AgF, AgCl लिखो साथ साथ, AgBr और AgI। देखो हैवी मेटल केस में, हैवी मेटल जैसे Ag हो गया बेटा, Pb हो गया, Hg हो गया, इनके केस में सॉलिबिलिटी जो होगी डिक्रीज होगी, जैसे जैसे मोलिकुलर मास बढ़ेगा सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगी, ऐसे ध्यान रखना। इन केस ऑफ हैवी मेटल हैलाइड, लिख लो, इन केस ऑफ हैवी मेटल हैलाइड solubility decreases with increase in molecular mass, solubility decreases with increase in molecular mass, solubility decreases
विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास इन केस ऑफ हैवी मेटल, है ना, जैसे Ag हो गया, Au हो गया, Hg हो गया, Pb हो गया, ये क्या होते हैं बेटा, हैवी मेटल होते हैं। क्लियर है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास सॉल्युबिलिटी। अब देखो AgI मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम। ये सिर्फ हैवी मेटल के केस में, ठीक है, ये नहीं कि एक रूल सब में लगा दिया, एक ट्रिक सब में लगा दी। हैवी मेटल होगा तो ट्रिक क्या है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ऐसी ही है PbF2, PbCl2, PbVr2 और PbI2, यही ऑर्डर होगा। क्लियर है? ऐसे ही HgF2, HgCl2, HgBr2, HgI2, यही होगा। ठीक है, चलो नोट कर लो। तो सॉल्युबिलिटी हैवी मेटल की, हैवी मेटल के हैलाइड की इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब एक बार मनन करो सारा जो अभी बताया सॉल्युबिलिटी। एक बार मैंने क्या लिखवाया, सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है किस पर, हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी। हाइड्रेशन लैटिस एनर्जी दोनों ही डाउन द ग्रुप डिक्रीज होते हैं, और लैटिस एनर्जी का रेट ऑफ डिक्रीमेंट ज्यादा होता है, इसलिए जनरली कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। जैसे मैंने हाइड्रोक्साइड लिखवाए, चाहे वो एल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड हो या एल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड हो, दोनों की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होगी, बढ़ेगी। या एल्कली मेटल के कार्बोनेट सल्फेट हो, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन बड़े जो एनायन लिखा है मैंने, कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, I माइनस, है ना, C2O4 2 माइनस, H2O4 2 माइनस N, क्रोमेट, क्लोरेट, तो ध्यान रख लेना एल्कलाइन अर्थ मेटल के केस में तो सॉल्युबिलिटी सबके केस में डिक्रीज होगी, जितने भी बड़े एनायन है। लेकिन तीन लिखवाए मैंने, नाइट्रेट, क्लोरेट, आयोडाइड, इनके केस में एल्कली मेटल वालों की भी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी। दो एक्सेप्शन अलग लिखवाए है ना, फ्लोराइड वाला, बेरिलियम फ्लोराइड, फ्लोराइड वाला, और क्लोराइड ऑफ एल्कली मेटल, ये दोनों एक्सेप्शन बेटा याद रख लेना। ठीक है, हो जाएगा। चलो अब इसके बाद हेडिंग डालो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पोलराइजेशन। लिखो, हेडिंग डालो, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, ठीक है। सत्यम बेटा, हैवी मेटल क्या है जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, हैवी मेटल Hg, Ag, Pv, ठीक है, Au, Pt, ये सारे हैवी मेटल होते हैं, ऑस्मियम। ठीक है, चलो बस अब सारे एग्जाम्पल मत लिख डालो। पोलराइजेशन, आप समझो इसको बेटा, पोलराइजेशन को ध्यान से देखो। क्या होता है कि आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप्ड हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे तक पीछा नहीं छोड़ेगा। आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप्ड हो जाता है। कैसे, देखो जैसे ये कैटायन है, समझना, है ना, ये कैटायन है, मेरे साथ साथ लिखते जाना, और ये एनायन है, ये एनायन है, ये कैटायन हो गया, ठीक है, और ये एनायन। अगर कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज इतना है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को तो अपने कंट्रोल में रखे, साथ साथ एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच ले। देखो अभी जो एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्फेरिकल है। लेकिन अगर कैटायन के पास इतना अधिक पॉजिटिव चार्ज है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को तो अपने कंट्रोल में रखे, साथ साथ इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को भी कंट्रोल करने लगे, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को भी ये कंट्रोल्ड करने लगे, समझे। जैसे ये है, देखो यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी इसके कंट्रोल में भी है, इसके भी है, तो इससे क्या हो गया, ये हो गया बेटा डिस्टोर्शन। डिस्टोर्शन इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्टोर्शन हो गया।
इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, क्यों, लिख लेना, अगर कैटायन के पास इतना अधिक पॉजिटिव चार्ज है कि अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को तो अपने कंट्रोल में रख रहा है, लेकिन एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को भी अपनी तरफ खींच ले, है ना। तो देखो ये कंडीशन कोवेलेंट कैरेक्टर की नहीं होती, कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपने पढ़ा होगा कोवेलेंट में, भाई ये है, तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों की कंट्रोल में होते हैं, इसके भी। तो आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप्ड हो जाता है इस पोलराइजेशन की वजह से, है ना। इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा ये इसका है, पर इसके भी कंट्रोल में आ गया, तो ये किसका होता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड का प्रॉपर्टी होती है। तो आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप्ड हो गया, है ना। लिखो जरा डेफिनेशन लिखो, लिखो द डिस्टॉर्शन ऑफ, डेफिनेशन लिखो, द डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन आयन, द डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन आयन ड्यू टू हाई पॉजिटिव चार्ज ऑफ कैटायन, द डिस्टॉर्शन ऑफ, चलो लिखा देता हूं, द डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ anion due to cation is called polarization, it's called polarization। नोट कर लो, ठीक है, कर लिया भाई नोट। डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन ड्यू टू कैटायन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। इसको क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। देखो लिख लेना, वैसे डिस्टॉर्शन किसका हो रहा है, एनायन का हो रहा है। कैटायन के भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड का होता है पर बहुत कम होता है, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। डिस्टॉर्शन तो कैटायन के भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड का होगा पर वो बहुत कम होगा, वो क्या करेंगे, उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। लिख लो, नोट कर लेना, कैटायन का भी डिस्टॉर्शन होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, पर बहुत कम होता है, उसको क्या कर लेते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। कंसीडर किसका करेंगे, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का। अब समझो ना, देखो भाई, अगर एनायन का साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, न्यूक्लियस से दूर होगा, इससे दूर होगा तो ये पकड़ लेगा इसको, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, पोलराइजेशन ज्यादा हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई, हाँ भाई, यस यस, ठीक है। अब सुनो, चलो ठीक है, जिसको नो लिख रहा है और समझ में आ जाएगी। अब बताओ डिस्टोर्शन कब ज्यादा होगा, पोलराइजेशन कब ज्यादा होगा, है ना। कंडीशन फॉर पोलराइजेशन ये बताओ, पोलराइजेशन कब ज्यादा होगा, मैक्सिमम पोलराइजेशन कब ज्यादा होगा। कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, जब कैटायन का साइज छोटा या कैटायन पर चार्ज ज्यादा। बिल्कुल सही है भैया, कैटायन का साइज क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, और कैटायन पे चार्ज क्या होना चाहिए, ज्यादा, चार्ज हाई होना चाहिए। भाई पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा या साइज छोटा होगा तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा। तो पहला पॉइंट लिख दूं, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए, क्लियर बात है, पोलराइजेशन के लिए। और एनायन का साइज क्या होना चाहिए, बड़ा। भाई एनायन का साइज बड़ा होगा तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो न्यूक्लियस से दूर होगा, न्यूक्लियस से दूर होगा तो कैटायन उसको खींच लेगा अपनी तरफ। तो मैं क्या लिख सकता हूं, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन एंड लार्ज साइज ऑफ एनायन, एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए। ये बात फील हो रही है, समझ में आ रही है ना। इसको बोलते हैं बेटा फजान्स रूल, फजान्स रूल। ये कोवलेंट कैरेक्टर के लिए भी है ना, कंडीशन फॉर पोलराइजेशन या कंडीशन फॉर कोवलेंट कैरेक्टर, ये आयनिक कैरेक्टर का उल्टा है। कंडीशन फॉर कोवलेंट कैरेक्टर, जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा कोवलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा,
जितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टोर्ट होगा एनायन का, उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा। बोलो, बात क्लियर है? हाँ, फजान्स रूल आयनिक के लिए भी, इसका उल्टा आयनिक के लिए हो गया। स्मॉल साइज ऑफ कैटायन एंड लार्ज साइज ऑफ एनायन, ये कोवेलेंट के लिए, इसका उल्टा आयनिक के लिए हो गया। ठीक है ना? दूसरा, सेकंड क्या लिखोगे बेटा? हाई चार्ज। चार्ज जितना ज्यादा, देखो एनायन पे माइनस चार्ज ज्यादा होगा तो एनायन का साइज बड़ा हो जाएगा, कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो कैटायन का साइज छोटा हो जाएगा। तो चार्ज ज्यादा होगा तो पोलराइजेशन ज्यादा, पोलराइजेशन ज्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। ठीक है? हाँ, बिल्कुल अपोजिट है आयनिक कैरेक्टर के, दक्ष। ठीक है, इट इज अपोजिट टू आयनिक कैरेक्टर। क्लियर है? आयनिक कैरेक्टर के एकदम अपोजिट है। याद हुआ? लिख लो, एक चीज लिख लो, ड्यू टू पोलराइजेशन, नोट डाल के लिखो, ड्यू टू पोलराइजेशन, ड्यू टू पोलराइजेशन नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड, नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड कन्वर्टेड टू डायरेक्शनल। ये बात सही है? ड्यू टू पोलराइजेशन नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड स्लाइटली कन्वर्टेड टू डायरेक्शनल, है ना? क्योंकि आपको बताया कि पोलराइजेशन की वजह से आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप्ड होने लगता है, और आयनिक बॉन्ड को क्या बताया था हमने? नॉन डायरेक्शनल। लेकिन जब पोलराइजेशन होगा तो हम कह सकते हैं कि नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टर कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्शनल में। ठीक है? चलो नोट करो भाई, नोट जरूर करो साथ साथ। ड्यू टू पोलराइजेशन नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टर, नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टर, स्पेलिंग यार मेरी ऐसी हो जाती है, तुम सही कर लेना, कैरेक्टर कन्वर्टेड टू डायरेक्शनल, क्योंकि जो कोवलेंट बॉन्ड होता है ना बेटा वो डायरेक्शनल होता है। ठीक है? डायरेक्शनल होता है, डायरेक्शनल। देखो आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड क्या है? उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, कोई बॉन्ड तो होता नहीं है, तो वो नॉन डायरेक्शनल होता है। कोवलेंट बॉन्ड, बॉन्ड होता है, फिक्स पोजीशन होती है ना? धीरे 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 सारी परतें खुलेंगी, समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, इतना नोट किया भाई? मिटा दूं इसको मैं? बताओ। यस। अब ये बताओ मुझे, देखो ये जो कैटायन है, कैटायन एनायन को पोलराइज कर रहा है, कैटायन एनायन को पोलराइज कर रहा है ना? किसी पावर से पोलराइज कर रहा होगा, है ना? भाई पोलराइज कर कौन रहा है? कैटायन कर रहा है। कैटायन इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच रहा है किसी पावर से, उस पावर को बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, डिस्टॉर्ट कर रहा है, जिस पावर से, जिस एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच रहा है उसको बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। तो लिखो, द पावर बाय विच, लिख लो साथ साथ, द पावर बाय विच कैटायन पोलराइज टू anion is called its polarizing power। ठीक बात है भाई? इट्स कॉल्ड पोलराइजिंग पावर। छाप लिया? नोट कर लिया? इट्स कॉल्ड पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर, है ना? अब पोलराइजिंग पावर कब ज्यादा होगी, है ना? पोलराइजिंग पावर कब ज्यादा होगी? जब कैटायन का साइज होगा स्मॉल, स्मॉल, है ना? लिख लेना, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन।
जब कैटायन का साइज छोटा होगा तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, या हाई चार्ज हो पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर बात है? जैसे एग्जांपल Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस और Cs प्लस। Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस और Cs प्लस। पोलराइजिंग पावर बड़ा आसान है ना, किसका होगा पोलराइजिंग पावर ज्यादा? जिसका साइज छोटा है ना। फील किया करो, छोटा साइज होगा चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को एनायन के अपनी तरफ खींचेगा, है ना। बहुत बढ़िया। Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, Cs प्लस। ठीक है, ये ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, लिख लिया। स्मॉल साइज ऑफ कैटायन और हाई चार्ज। और एग्जांपल देखो, ये बताओ Na प्लस Mg प्लस 2 Al प्लस 3, इसमें किसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी? बोलो। सबसे ज्यादा Al प्लस 3 है ना, चार्ज ज्यादा है। Al प्लस 3 की पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा हो जाएगी। ठीक है ना, Al प्लस 3 की पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है? अच्छा, ये Pb प्लस 2 और Pb प्लस 4, तो Pb प्लस 4, Mn प्लस 2, Mn प्लस 7, Mn प्लस 7, है ना। इजी है, चार्ज ज्यादा होगा तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, है ना। जी हाँ, प्लीज रिपीट। बेटा देखो मैं कितने सारे एग्जाम्पल करा रहा हूँ ना, कंसेप्ट भी याद हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। जितना पॉजिटिव चार्ज कैटायन पे ज्यादा, उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, है ना। Be प्लस 2, Mg प्लस 2, Ca प्लस 2, Sr प्लस 2, Ba प्लस 2, तो पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर ये हो जाएगा। ओके, चलो अब देखो, इसमें नेक्स्ट पॉइंट और लिखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफी। एक होता है सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। एक तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है ना, पोलराइजिंग पावर में ही। एक तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, है ना। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि कैटायन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन हो जाए कितने? 8, तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है ना। 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, है ना। 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, इसको बोलते हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? जैसे Na हो गया 1s2 2s2 2p6, है ना, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3s1 होता है, Na प्लस बना दिया आपने। या Ca प्लस 2 हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, 6 और 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, 3s2 3p6। ये क्या होते हैं बेटा? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। एक टर्म आती है सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोट कर लो जरा, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, नकली कॉन्फ़िगरेशन, अंश बोल रहा है। सूडो इनर्ट गैस, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? जिनके वैलेंस शेल में, जिन कैटायन के वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ, फेक, फेक कौन? सूडो मतलब फेक। सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो लिखो जिन कैटायन के वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जैसे Zn प्लस 2 है, 1s2
2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। अब देखो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या बोलेंगे इसको, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। सूडो इनर्ट गैस समझ आया? सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में कितने होते हैं, 18 होते हैं, ठीक है ना, 18 होते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल दो, सी डी है, सी डी प्लस टू है बेटा, लिख लो जरा, सी डी प्लस टू, पूरा लिखना तो सही नहीं है, ए आर लिख लो साइड में, ए आर के बाद 4s2 4p6 और 4d10 सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, कैटायन, कैटायन की बात कर रहे हैं ना, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटायन, ठीक है। ऐसे Hg+2 होता है, लिख लेना, Hg+2 होता है, Pb+4 होता है, बहुत सारे हैं, Pb+4 है, Tl+3 है, Tl+3 है, बहुत सारे एग्जाम्पल है सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटायन। डाउट क्या है गौरंगी, गौरांगी डाउट क्या है? एनायन के लिए नहीं बेटा, कैटायन के लिए सिर्फ, ठीक है। चलो अब इसमें नोट डाल के लिखो, ठीक है, डिब्बे में बंद करो, लिखो पोलराइजिंग पावर ऑफ सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटायन इज मोर देन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटायन। लिखो पोलराइजिंग पावर ऑफ, पोलराइजिंग पावर ऑफ सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटायन, है ना, राइटिंग थोड़ा कम समझ में आएगा बेटा, सुनते रहना। पोलराइजिंग पावर ऑफ सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटायन इज मोर देन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटायन। लिख लो, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटायन का पोलराइजिंग पावर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा होगा, ठीक है। Ca+2 सूडो नहीं है बेटा, Ca+2 इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है ना, 3s2 3p6 हो गया ना, Zn+2, ठीक है। तो सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटायन क्या होते हैं, जिन कैटायन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाए, है ना। तो ये अब देखो सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जो कैटायन रखेंगे उनकी पोलराइजिंग पावर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले कैटायन से ज्यादा होगी। अच्छा Ag+ भी आता है इसमें, Ag+ भी सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटायन में, है ना। अब सुनो ध्यान से, ऐसा क्यों, दिमाग बताएगा कोई, ऐसा क्यों सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटायन की पोलराइजिंग पावर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटायन से ज्यादा होती है? अगर हम Zn+2 और Ca+2 में कंपैरिजन करेंगे तो पोलराइजिंग पावर Zn+2 की ज्यादा है, क्योंकि सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। नीरज सैनी ने सही बोला, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया रिदम। हाँ, इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है क्योंकि पुअर स्क्रीनिंग है, बिल्कुल सही है। देखो जिंक है, जिंक में इलेक्ट्रॉन डी में भी है ना, और बाकी आपने देखा होगा Hg, Ag, Pb, Tl, इनमें इलेक्ट्रॉन डी और एफ में भरने लगते हैं, और डी और एफ के इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होता है। जब बेटा पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। क्लियर बात है ना। तो रीजन आए ऐसा क्यों, तो क्या लिखोगे, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेंथ राइट कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं, पर अभी लेंथ राइट कॉन्ट्रैक्शन में बोल नहीं रहा आपको। तो क्या लिखोगे, ऐसा रीजन लिख लो इसका नोट डाल के, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटायन का पोलराइजिंग पावर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटायन से ज्यादा क्यों होती है, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ डी एंड
F electron. This is due to poor screening या shielding of D and F electrons. ठीक है, रीजन पूछते हैं है ना कि भाई Zn+2 की पोलराइजिंग पावर Ca+2 से ज्यादा क्यों है? हमें साइज तो सेम लग रहा है, चार्ज तो सेम लग रहा है, पर Zn+2 का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, क्योंकि Zn+2 में इलेक्ट्रॉन किसके अंदर आ गए? डी में, है ना। और डी के इलेक्ट्रॉन का पुअर शील्डिंग होती है, डी के इलेक्ट्रॉन का पुअर शील्डिंग होती है, तो पुअर शील्डिंग बोलो या मोर जेड इफेक्टिव, मोर जेड इफेक्टिव, ये आपको पढ़ाया हुआ है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। अब सुनो ध्यान से इधर, अब मुझे ये बताओ Na+ और Ag+, इसमें Na+ और Ag+, किसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी? Na+ और Ag+, बिल्कुल सही बात है, Ag+, इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। क्लियर है, इजी है ना। Na+, Ag+, क्योंकि Ag+ का सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। क्लियर है, चलो एक एग्जांपल करके दिखाओ मुझे। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर लिखो, Na+, Li+, Mg+2, B+3 और Al+3, जल्दी अरेंज करो। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर Li+, Na+, B+3, B+3 और B+2 भी लो, B+2 भी लो। चलो इतनी जल्दी डन, डन, ठीक है। बताओ सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी होगी? ना, B+3, सबसे ज्यादा B+3। अब देखो एक एक्सेप्शन आने वाला है, फिर B+2, फिर Al+3, ये दोनों देखो, B+2 यहां पर है, Al+3 यहां पर है, Al+3 और B+2, B+2 का साइज होता है छोटा। ये हमेशा गलती होगी आपसे, इसलिए अलग से नोट कर लेना इसको। जनरली हम एकदम से चार्ज देख लेते हैं, इसलिए मैंने ये आपको लिखवाया हुआ है, नोट कर लेना। B+3, ये तो पता ही है, B+3 में चार्ज भी ज्यादा है और साइज भी सबसे छोटा है, साइज भी सबसे छोटा है। तो B+3, B+2, Al+3, इसके बाद तो लिख ही लोगे, फिर क्या आएगा? Mg+2, फिर आएगा Li+ है, Li+, फिर आएगा Na+, ये ऑर्डर हो जाएगा। ये दोनों में गलती हो जाती है, तुम ध्यान रखना, ठीक है। 4 से ज्यादा साइज, इसका साइज छोटा होता है, जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, नोट कर लो, जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, ठीक है।